बस पापा, अब और नहीं चल पाऊंगा। पानी, पानी, पानी। नन्हे चिंटू ने हिम्मत हार कर अपने पापा नलिन अरोड़ा से कहा। पिछले कई घंटों से बिना कुछ खाए पिए दोनों बाप बेटे कभी भारी बरसात और कभी धूप में चले जा रहे थे। आखिर 4 साल का बच्चा होता ही कितना है। नलिन कभी उसको गोदी लेकर चलता और कभी जब थक जाता तो चिंटू को पैदल चलने के लिए बोलता। केदारनाथ त्रासदी ने पूरा अरोड़ा परिवार ही तहस नहस कर दिया था। नलिन याद कर रहा था कि कैसे अपनी विधवा माँ को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए पूरे परिवार के साथ वो यहाँ आया था। दादी माँ, केदारनाथ से लौटते हुए हम लोग ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग भी करेंगे ना? 8 साल की रिंकी ने भोलेपन से अपनी दादी से पूछा। बेटा, बरसात का मौसम है, रिवर राफ्टिंग नहीं हो रही होगी, और इतने छोटे बच्चों के साथ तो वैसे भी अलाउड नहीं है। नलिन की पत्नी सुरभि ने अपने लाडले चिंटू की नाक पूछते हुए कहा। अरे, इस साल बारिश हो ही कहाँ रही है। लगता है इस साल बरसात का मौसम बिना बारिश के ही चला जाएगा। नलिन ने सुरभि को पैकिंग करने के लिए अपनी शेविंग किट देते हुए कहा। यह सब सोचते सोचते नलिन की आंखों से खारे पानी का फव्वारा जैसे छूट गया था। शायद उसी को ढकने के लिए ईश्वर ने बहुत तेज वर्षा शुरू कर दी। तेज धूप और तेज बारिश की इस आंख में चुलने मौसम के मिजाज को बदला हुआ था। 16 जून की शाम से शुरू हुई वर्षा का कहर जल प्रलय में परिवर्तित हो चुका था, जबकि 15 तारीख तक हल्की फुल्की ही बारिश हुई थी। 16 तारीख की सुबह ही बर्थवाल गेस्ट हाउस में उन्होंने 2 कमरे लिए थे। साहब, कल सुबह 7 बजे के लिए हेलीकॉप्टर में आपके परिवार की बुकिंग हो गई है। आप आज सपरिवार आराम करो और देवभूमि के शुद्ध वातावरण के मजे लो, बर्थवाल जी ने अरोड़ा साहब को कहा। पापा, क्या हम लोग खच्चर पर नहीं जाएंगे? रिंकी ने अपनी मीठी सी जुबान में पूछा तो छोटा चिंटू भी कहाँ पीछे रहने रहा था। वो भी अपनी प्यारी दीदी का साथ देने लगा। मुझे भी घोड़े पर जाना है और जाना ही है। अपनी तोतली आवाज में जैसे ही उसने ऐसी जिद की तो सुरभि का मातृत्व छलक उठा। उसने प्यार से चिंटू को गोदी में उठा लिया और चूमने लगी। अरे मेरे प्यारे बच्चों को घोड़े पर जरूर बिठाएंगे। मेरी बारबी डॉल की इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। नलिन के ऐसा बोलने पर रिंकी ने लाड़ में अपने पापा को बाहों में कसते हुए प्यार से कहा, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। तो नलिन ने वात्सल्य छलकाते हुए उसका माथा चूमा और बोला, मेरी रानी बेटी सबसे अच्छी है। दोनों बच्चों की दादी अपने परिवार की हंसी खुशी देखकर फूली नहीं समा रही थी। ईश्वर, तूने मुझे जीवन की हर खुशी दी है, किसी की नजर ना लगे। हाथ जोड़कर जैसे दादी प्रार्थना करने लगी थी, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। 16 जून की आधी रात तक भयंकर बारिश ने पहाड़ का रूप ले लिया था। चारों ओर चीखे ही चीखे और बचाओ बचाओ की चीत्कार के विभत्स मंजर ने रूह तक को कंपा दिया था। सुरभि, कहाँ हो तुम? बदहवास सा नील अपने परिवार को नहीं देख पाने पर चिल्लाने लगा। रिंकी, रिंकी, मेरी बच्ची, माँ, माँ। रात को नलिन, सुरभि और चिंटू एक कमरे में सोए थे और रिंकू और उसकी दादी दूसरे कमरे में। धीरे धीरे जैसे सब कुछ फिसलता चला गया। देखते ही देखते प्रकृति का तांडव अपने चरम पर था। बर्थवाल गेस्ट हाउस आधा जल मग्न हो गया था और बाकी का आधा पानी के साथ बहता चला गया। ये तो अच्छा हुआ कि चिंटू ने नलिन को कसकर पकड़ लिया था और नलिन ने भी उसको अपने से चिपका लिया था। वो दोनों कमरे के कोने में सिमट गए थे। सुरभि को तो केवल पानी के साथ बहते जाते देख पाए थे। माँ और रिंकी का कुछ पता ही नहीं चला। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए नलिन और चिंटू ऊपर पहाड़ के जंगल की तरफ चलने लगे। जान बचाने का यही एक तरीका नलिन की समझ में आया था, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ते जाने के कारण ऊपर चढ़ने में ही समझदारी थी, परंतु अब वो लोग शायद रास्ता भटक गए थे। नलिन अपने परिवार के अंतिम साथी की पीड़ा को चाहकर भी दूर नहीं कर पा रहा था और अब उसके अंदर भी चलने की ताकत नहीं बची थी। साथ में भूख और प्यास ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जब भी कभी बारिश हो रही थी तो कई बार मुंह ऊपर करके छोटा चिंटू पानी पीने की कोशिश करता, पर उस मासूम जान को क्या पता कि बारिश के पानी से प्यास नहीं बुझती। रुक बेटा, तू यहाँ थोड़ी देर आराम कर, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ा आगे चलकर एक बड़े पेड़ के नीचे चबूतरा जैसा दिखने पर चिंटू को उस पर लिटाते हुए नलिन ने उससे कहा, मम्मी कहाँ है? आधी खुली आंखों से चिंटू ने अपने पिता से पूछा। नींद ज्यादा थी या भूख और प्यास, ये तो शायद समझ पाना
मुश्किल ही था। बेटा, मम्मी, आपकी रिंकी दीदी और दादी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप तब तक रेस्ट कर लो, मैं कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ। नलिन को मासूम के इस कड़वे प्रश्न ने कष्ट तो बहुत दिया, परंतु अपने भावों के ऊपर नन्हे चिंटू को बहलाने को उसने ज्यादा तरजीह दी। उस नन्ही सी जान ने आशा भरी नजरों से अपने जन्मदाता को देखा और मौन स्वीकृति दे दी। नलिन उस निरीह बालक को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, परंतु इसके अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। कर्तव्य बोध ने नलिन के पैरों को जैसे चलने के लिए नई ऊर्जा प्रदान की, वरना सामान्य स्थिति में तो शायद इस थकान के साथ वो हिलता भी ना। थोड़ी सी दूर चलने पर नलिन को एक प्राणी दिखाई दिया, जो कि सर पर नेपाली टोपी लगाए हुए, कंधे पर बड़ी सी रस्सी टांगे हुए जा रहा था। तो नलिन के धूमिल होते विश्वास पर जैसे उम्मीद की किरण चमचमाने लगी। वो चिल्लाया, भैया जी प्लीज मदद। उस नेपाली मेट ने रुककर पीछे मुड़कर देखा कि ठीक ठाक कपड़े पहने एक शहरी आदमी उसे बुला रहा है, तो रुक गया। भैया, क्या थोड़े पानी और कुछ खाने की व्यवस्था हो सकती है? और क्या यहाँ आसपास कोई बस्ती है, सड़क? हम लोग शहर कैसे जा सकते हैं? मौका मिलते ही नलिन के मन में जितने भी प्रश्न थे एक ही सांस में बूझ डाले। टू बी कंटिन्यूड क्रमशः।